हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट दैट इज पावर शेयरिंग का पार्ट 2 और मेजरली दो टॉपिक कवर करने वाले, एक मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका और दूसरा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आपको याद होगा इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एज वेल एज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा एक बार जरूर देखिएगा। आइए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे दिया हुआ है। तो ये आप देख पा रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग, पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपको याद होगा कि जब मैंने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और बेल्जियम पढ़ाया था तो समझाया था कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स और एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। दोनों ही जगह का, दोनों ही कंट्री का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन के साथ कौन सी गवर्नमेंट कैसे डील करती है, हियर वी विल डिस्कस। जैसे सबसे पहले श्रीलंका के केस में क्या होता है कि श्रीलंका का एथनिक जो कंपोजिशन रहता है कॉम्प्लेक्स, वहां पर आप देखे थे कि सबसे मेजोरिटी में जो सिंघाला बोलने वाले लोग रहते हैं ना, सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तो सिंघाला वाले लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे वहां पे रूल रेगुलेशन चलता है, ये हम देखेंगे। तो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, आप जानते हैं कि श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमसे एक साल बाद श्रीलंका भी क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। कब? 1948। याद रखिएगा, मैंने ये सारा पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इजिली आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। द लीडर ऑफ सिंहाला कम्युनिटी sought to secure domination over the government by virtue of their मेजोरिटी। हियर आई हैव रिटन कि जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग थे ना, एक्चुअली ये लोग क्या थे, मेजोरिटी में थे, और ये लोग क्या करना शुरू करते, डोमिनेंस करना शुरू करते, डोमिनेट करना शुरू करते गवर्नमेंट के ऊपर बिकॉज वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि इनकी मेजोरिटी रहती है। कुल मिला के कहने का बात यह है कि श्रीलंका में जो सिंहाला बोलने वाले लोग रहते हैं ना, सिंहाला लैंग्वेज, वो लोग अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाते और गवर्नमेंट को डोमिनेट करना शुरू करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन, मतलब कहने का सेंस ये है ना, ये एक ऐसा बिलीफ होता है जिस बिलीफ में जो मेजोरिटी ग्रुप के लोग होते हैं ना, वो डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। तो इस तरह से सिंहाला 1948 श्रीलंका 1948 में फ्री होता है। इसके बाद जो सिंहाला बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, कम्युनिटी होता है, वो गवर्नमेंट को डोमिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी। इसके बाद रिजल्ट क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कौन सी आइडिया या कौन सा सीरीज अपनाती है, तो मेजोरिटेरियन। इसके बाद इन 1956 क्या होता है कि एक एक्ट पास होता है सिंहाला में, और एक्ट पास होने के बाद पूरे श्रीलंका में जो सिंहाला लैंग्वेज होता है इसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं इन 1956 देयर वाज एक्ट पास्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सिंहाला को क्लियर कर दिया जाता है एन ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट कंसीडर अबाउट द तमिल, मतलब तमिल बोलने वाले लोगों के बारे में सोचा भी नहीं जाता है। अपने वर्च्यू का फायदा उठाते कौन लोग, तो सिंहाला बोलने वाले लोग, और वो लोग क्या करते हैं, सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं इन 1956 में। इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी। आप बोलेंगे सर ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या होता है, एक्चुअली प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो सिंहाला बोलने वाले लोग होते हैं उनको प्रेफरेंसेस देना शुरू करते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है, सबसे पहले सिंहाला लोगों को मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंसेस देना शुरू करती है। तो इस तरह से प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो अप इन दैट फेवर द सिंहाला इन यूनिवर्सिटी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट लिखा, बड़ा आसान है। 1948 में फ्री होता है, जो सिंहाला कम्युनिटी के लोग होते हैं डोमिनेट करना शुरू करते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटेरियन की पॉलिसी अपनाती है, मतलब मेजोरिटी का रूल अपनाती है। 1956 में एक एक्ट पास होता है, जिस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, सिंहाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेफरेंशियल पॉलिसी को एडॉप्ट करती है और प्रेफरेंसेस देना शुरू करती है, किसको, तो आप ध्यान रखिएगा, सिंहाला बोलने वाले लोगों को, वेयर, यूनिवर्सिटी पोजीशन या गवर्नमेंट जॉब में। इसके बाद क्या होता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है स्टेट दैट
प्रोटेस्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो बुद्धिज्म होता है उसको प्रोटेस्ट एंड फोस्टर किया जाता है, उसको बढ़ावा देने का काम किया जाता है। क्योंकि आपको याद होगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में श्रीलंका में मैंने समझाया था कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग होते हैं वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो बुद्धिज्म को। इसके बाद क्या होता है, ऑल गवर्नमेंट वन बाय वन इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है ना अलगाव की भावना, मतलब विदाउट कंसिडरिंग अबाउट द माइनॉरिटी। तो एक के बाद एक गवर्नमेंट आती है और वो एलिनेशन की भावना को बढ़ाती चली जाती है, किसमें अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। इसका रिजल्ट क्या होता है कि नो पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर अबाउट देयर कल्चरल राइट। इस तरह से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है ना जो तमिल स्पीकर्स के बारे में सोचे या उनके फेवर में कोई काम करे। सारे के सारे जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो सब किसका फेवर करती है, तो सिन्हाला स्पीकिंग लोगों के। रीजन कि सिन्हाला वहां पर क्या रहते हैं, मेजोरिटी में रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंड होता चला जाता है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होता चला जाता है। इसके बाद होता क्या है कि श्रीलंकन तमिल जो होते हैं ना वो लोग कुछ पार्टीज अपनी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, और पार्टी बनाने के बाद ना वो डिमांड करते हैं तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, की तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए श्रीलंका का। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इतना आसानी से तैयार नहीं होती है और वो उनके डिमांड को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। फिर 1980 में क्या होता है कि 1980 में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग, जो पॉलिटिकल पार्टी कौन बनाते हैं, तो तमिल स्पीकर्स बनाते हैं, जो डिमांड करते हैं तमिल एज एन इंडिपेंडेंट इलम। इलम का मतलब यहाँ पर ये है ना, इलम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो तमिल बोलने वाले लोग होते हैं वो 1980 के आसपास कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और वो कहते हैं कि जब हमको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देना है ना, तो याद करो एथनिक कंपोजिशन, तो आप नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जहां पर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहां पर क्या करो, हमारा एक अलग स्टेट कर दो ताकि हम अपने अकॉर्डिंग वहां पर कल्चर करें, रूल करें, जो भी है। तो 1980 सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन ईस्टर्न पार्ट द डिसट्रस्ट, इस तरह से जो डिस्ट्रस्ट होता है ना, जो अविश्वास होता है, वो धीरे धीरे टर्न हो जाता है, किसमें टर्न हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट में। और कॉन्फ्लिक्ट इतना भयानक होता है ना कि कंडीशन बन जाती है किसकी, सिविल वार की कंडीशन बन जाती है। और 1000, यहाँ पे लिखा है कि 1000 ऑफ पीपल किल्ड, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली होती है जिन्हें फोर्स जबरदस्ती अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और कहने का सेंस ये कुल मिला के ना कि श्रीलंका की हालत हो जाती है बहुत खराब। और फाइनली जो सिविल वार होता है इट वाज एंडेड इन 2009, और सिविल वार एंड कब होता है, 2009 में। आप सोच सकते हो 1948 में जो कंट्री फ्री होती है वहां पर जो सिविल वार शुरू होता है वो एंड होता है कब, 2009 में। अब आप कैलकुलेट करिएगा कितना, मोर देन 50 ईयर तक ये कंडीशन चलती है, टेंशन चलता है, कहां पर, श्रीलंका में। इसके पीछे रीजन क्या रहता है ना, क्योंकि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग रहते हैं, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, वो अपने मेजोरिटी का फायदा उठाते और डोमिनेट करना शुरू करते हैं किसको, तमिल स्पीकर्स को। इसलिए यहाँ पर कंडीशन इतनी खराब हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनना है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो मैंने लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, बट इतना आपको प्रिपेयर करना है, याद रहेगा, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। मेरिटिज्म इन श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948 में क्या होता है कि फ्री होता है। फ्री होने के बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो जो सिन्हाला स्पीकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते और वो डोमिनेट करना शुरू करते तमिल स्पीकर्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि वो मेजोरिटी में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो 1956 में एक एक्ट पास होता है और उस एक्ट के थ्रू ये कहा जाता है कि सिन्हाला विल बी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इसके बाद गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट प्रेफरेंसेस देना शुरू करते हैं किनको, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को, किसमें, इन द यूनिवर्सिटी पोजीशन, इन द गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद क्या होता है, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन केवल किसके फेवर में रहता है, तो बुद्धिज्म के फेवर में रहता है, बिकॉज बुद्धिज्म किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो सिन्हाला, और सिन्हाला क्या रहते हैं, तो मेजोरिटी में रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे एक गवर्नमेंट आती चली जाती है और गवर्नमेंट धीरे धीरे एलिनेशन, अलगाव की भावना, टेंशन की भावना फैलाती चली जाती है बिटवीन द सिन्हाला स्पीकिंग एंड बिटवीन द तमिल स्पीकर्स। इसके बाद रिजल्ट ये होता है कि नो पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर अबाउट द तमिल स्पीकर्स, बट एज अ रिजल्ट देयर रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल बिकम स्ट्रेन, और भी ज्यादा
टेंशन बढ़ता चला जाता है। श्रीलंकन तमिल कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि नहीं, श्रीलंका तमिल लैंग्वेज भी क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन जो पार्टीज होती है वो डिनाई कर देती है। कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि 1980 में कुछ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं सेपरेट तमिल एलम का इन द ईस्टर्न पार्ट, हमारा एक अलग स्टेट बना दो जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग कल्चर रूल रेगुलेशन कर सके, लेकिन हो नहीं पाता है। इस तरह से जो डिस्ट्रस्ट होता है ना लोगों, तमिल स्पीकर्स और सिन्हाला स्पीकर के बीच, वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में बदलता है और सिविल वार जैसी कंडीशन हो जाती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ढेर सारे फैमिलीज को अपना घर छोड़ के, कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है और फाइनली ये सिविल वार एंड होता है 2009 में। तो ये स्टोरी रही कि जो एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की कॉम्प्लेक्स थी, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन के साथ कैसे डील किया। तो क्या आपको लग रहा है कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने पावर को अच्छे से शेयर किया? डेफिनेटली यू विल से नो, एंड द रिजल्ट इज दैट सिविल वॉर। अब हम आते हैं किस पर? हम आते हैं अब किस पर? एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम लीडर टूक अ डिफरेंट पथ। बेल्जियम के लीडर्स अलग एक डिफरेंट पथ, अलग रास्ता लेते हैं। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। वो ये सोचते हैं कि जो रीजनल डिफरेंसेस या डाइवर्सिटीज है ना, उन्हें हमें लेके चलना है, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें सबका रिस्पेक्ट करना है। इस तरह से जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, अमेंडेड मतलब उनमें चेंज किए जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। मतलब बेल्जियम की गवर्नमेंट अलग रास्ता लेती है, वो सबका रिस्पेक्ट करती है, डिफरेंसेस का, डाइवर्सिटीज का। और जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 4 टाइम अमेंडमेंटेड मतलब चेंज किया जाता है बिटवीन 1970 टू 1993। अब चेंज करके क्या फाइनली अडॉप्ट किया जाता है, तो उसमें आपको 4 बातें याद रखना है स्टूडेंट, और एग्जाम में एकोमोडेशन इन बेल्जियम आएगा तो ये लिखना भी है आपको। पहला, ये नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बेल्जियम में बनेगी तो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे विदाउट कंसीडर अबाउट देयर नंबर कंपोजिशन। ये मतलब नहीं है कि कंट्री में कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में, डजंट मैटर, मेजोरिटी में हो माइनॉरिटी में हो, बट जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो जितने मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग के रहेंगे उतने ही मिनिस्टर किसके रहेंगे, डच स्पीकिंग के। पहला। दूसरा, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन। याद करिएगा, वेलोनिया रीजन और दूसरा कौन सा एक रीजन था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वेलोनिया रीजन दूसरा। तो पहला क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों इक्वल होंगे। दूसरा क्या किया गया कि ढेर सारे ऐसे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जो 2 अलग अलग पार्ट थे, वेलोनिया रीजन और दूसरा वाला जो रीजन था, वहां उनमें क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया और ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो सेवरल पावर, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी पावर होगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, जो ब्रुसेल्स इसका कैपिटल था ना, ब्रुसेल्स टू हैव द सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स का एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया, ब्रुसेल्स के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया विथ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर भी क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा। डजंट मैटर कितने फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, कितने डच स्पीकिंग रहते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ब्रुसेल्स में जो सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग विल बी इक्वल होंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर विल बी अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगा कि हर कम्युनिटी के लोग, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था फ्रेंच स्पीकिंग या फिर डच स्पीकिंग, ये लोग मिलकर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे और वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कम्युनिटी की लैंग्वेज, कल्चर, इन चीजों के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, उनकी अपनी कल्चर लैंग्वेज को बढ़ाने की बात करेगी। और डजंट मैटर उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कंट्री में कहां रहते हैं, वो सारे लोग मिलके एक सेम लैंग्वेज, एक सेम कम्युनिटी के लोग मिलके एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके बाद है, ध्यान रखिएगा 4 चीजें, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि यहां पर क्या हुआ। एक्चुअली यहां पर हुआ ये कि बेल्जियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ डिफरेंट पथ, बेल्जियन गवर्नमेंट ने अलग से सेपरेट पथ एडॉप्ट किया, उसने रिस्पेक्ट किया किसका, डाइवर्सिटीज का, रीजनल डिफरेंसेस का उसने रिस्पेक्ट किया। बिटवीन 1970 टू 1993 जो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 टाइम अमेंडमेंटेड किया गया, चेंजेस किया गया और चेंज करके 4 चीजें की गई। पहली चीज तो ये की गई
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी ना उसमें नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। दूसरा ये क्या गया कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ढेर सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जो दो रीजन बड़े बड़े थे ना उनको दे दिया गया और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट करके कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा। तो बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तीसरा, ब्रुसेल्स जो कैपिटल था ना किसका, बेल्जियम का, उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया विथ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग एज वेल एज डच स्पीकिंग पीपल। उसके बाद एक इन तीन टाइप के गवर्नमेंट के बाद एक सेपरेट टाइप का गवर्नमेंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने स्पेसिफिक कम्युनिटी के कल्चर या लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी, काम करेगी। तो ये सारे चेंजेस किए गए एकोमोडेशन इन बेल्जियम। कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से होता रहा। ध्यान रखिएगा, नो डाउट कि जो बेल्जियन मॉडल था ना, वो बेल्जियन मॉडल काफी ज्यादा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। बट वर्क सोलर कॉम्प्लिकेटेड तो था लेकिन बड़े लंबे टाइम तक का इसने काम किया। इवन इट हेल्प टू एवॉइड द सिविल वार। और इसी वजह से ना कॉम्प्लिकेटेड था बट अरेंजमेंट बहुत सही था, इसी वजह से इसने एवॉइड किया किसको, सिविल वार को। मतलब श्रीलंका जैसी कंडीशन नहीं होने पाई कहां पर, बेल्जियम में। ध्यान रखिएगा, जब यूरोपियन यूनियन बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर भी कहां बनाया जाता है, ब्रुसेल्स। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ब्रुसेल्स या फिर कह सकते हो बेल्जियम ने क्या एक रिमार्क दिया या फिर कह सकते हो एक एग्जांपल सेट हुआ किसका, रिस्पेक्ट ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन बनता है उसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया जाता है, तो ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कंक्लूजन क्या निकल के आता है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम में क्या होता है, यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। मतलब कि जो बेल्जियन गवर्नमेंट है ना, वहां पे कंट्री की यूनिटी बनी रही। रीजन, बिकॉज दे रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी, क्योंकि ये लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि बेल्जियन गवर्नमेंट शेयर द पावर एमंग द डिफरेंट कम्युनिटी, एमंग द डिफरेंट रीजन। दैट्स व्हाई द रीजन इज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री वाज स्टेबल। मतलब कंट्री की जो यूनिटी थी वो स्टेबल रही। रीजन क्या है कि जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी उसने रीजनल डिफरेंसेस को या फिर जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे उनका रिस्पेक्ट किया, साथ ही साथ पावर को शेयर किया। बट इन श्रीलंका मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू डोमिनेट ओवर द अदर्स। लेकिन श्रीलंका में आपने देखा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, दैट इज सिन्हाला, ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी तमिल्स के ऊपर डोमिनेट करना चाहती थी ओवर द अदर्स, अंडरस्टैंडिंग बाय अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। बिना ये सोचे कि हमारी कंट्री की यूनिटी का क्या होगा, जो मेजोरिटी था डोमिनेट करना चाहता था किस पर, माइनॉरिटी पर, बाय रिफ्यूजेस टू शेयर द पावर। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि बेल्जियन गवर्नमेंट शेयर द पावर इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, that's why it was the example of a sharing, power sharing. But Sri Lankan government did not agree to share the power. That's why the country Sri Lanka suffers a lot, and condition was that of civil war जैसी कंडीशन होती है। तो ये मेजर दो टॉपिक रहे इस चैप्टर के, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे पावर को शेयर किया और श्रीलंकन गवर्नमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा। आपको अगर मेरा हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आपको हम टेलीग्राम चैनल जल्दी ही बता देंगे, उस पर आप ज्वाइन करिएगा। मेरा हैंड रिटेन नोट्स इसी तरह से आपको मिल जाएगा जहां से आप अपने चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें शायद चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाए। दो टॉपिक और बचा हुआ, एक बचा हुआ व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्या नीड है पावर शेयरिंग की, और दूसरा एक बचा हुआ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और वहीं पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। थैंक यू सो मच।